चैप्टर 7 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा, जो कि हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन का टॉपिक था। इसके बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, जैसे कि इफ है, इफ एल्स है, एंड नेस्टेड इफ एल्स है, एंड लैडर इफ एल्स। इन सब के बारे में हमने पिछले 3 वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है, और साथ ही कुछ सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं साथ साथ। आज के इस वीडियो में हम उन सारे डिफरेंट सब टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि यही 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लास्ट है, इसके बाद और भी बहुत सारा सेट आपके पास आएगा। मैं आपको बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिस का सेट के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा जिसको आप घर में सॉल्व करना, और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने में तो कमेंट में मुझे बताना कि आपको कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है ये पहला सेट है, इसीलिए मैंने इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 कहा है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के सबसे पहले सवाल को हम देख लेते हैं। In an examination, the grades are awarded to the students in science according to the average marks obtained in the examination. एक एग्जाम हुआ है जिनमें स्टूडेंट्स जो कि साइंस को बिलोंग करते हैं उनके एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ ग्रेड दिया गया है, और उनके लिए कुछ क्राइटेरिया, ग्रेड्स देने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, जो कि आपको अभी इस टेबल में, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, उस टेबल में आपको उन ग्रेड्स के डिफरेंट कंडीशंस दिखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल है इसमें 2 कॉलम है और दोनों में डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरिया है, और उनके अकॉर्डिंग ग्रेड्स डिसाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स या परसेंटेज 80% से अबव आता है तो उसे डिस्टिंक्शन ग्रेड मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का 60% से ज़्यादा लेकिन 80% से कम अगर परसेंटेज आता है तो उसे फर्स्ट डिवीज़न का ग्रेड मिलेगा। 45% से ज़्यादा लेकिन 60% से कम तो उसे सेकंड डिवीज़न का ग्रेड मिलेगा। एंड 40% से ज़्यादा लेकिन 45% से कम तो उसे सिर्फ पास ऐसा ग्रेड मिलेगा, और 40% से अगर कम आता है तो उसे फेल डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक क्राइटेरिया का लिस्ट है, एक टेबल है जिसमें आपको ग्रेड डिसाइड करने में सुविधा होगा। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन में इनपुट करना क्या है उसे देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम एंड मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, display the name, average marks and the grade obtained। तो आपको सबसे पहले, एज मैंने पहले बताया कि ये साइंस के स्टूडेंट के लिए है, तो एक साइंस के स्टूडेंट जिसका नाम आपको एंटर करना है, और उस साइंस के स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितने मार्क्स हैं वो आपको एंटर करना है। एज ए इनपुट आपको यही लेना है, और फिर आपको उसका एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड आपको उसके बाद उसका डिज़ायर जो आपका ग्रेड होगा, रेस्पेक्टिव ग्रेड जो है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, आपको उसे डिस्प्ले करना है अलोंग विथ देयर नेम। तो इसे करने के लिए हम चले जाते हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर, जहां हम इन क्वेश्चंस को उनके डायरेक्शन और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें सबसे पहले इस ब्लूजे को ओपन करने के बाद एक न्यू क्लास क्रिएट करना होगा। न्यू क्लास का नाम हम दे देंगे ग्रेड्स। आप इसके अलावा भी कुछ और नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ग्रेड्स नाम का मेरा क्लास क्रिएट हुआ है, इसे डबल क्लिक करके मैं कर लूंगा ओपन, एंड इसे कर लूंगा मैं मैक्सिमाइज। आफ्टर दैट Ctrl+A इन योर कीबोर्ड एंड बैक स्पेस, इससे आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद हम इस प्रोग्राम को स्कैनर क्लास के मदद से करने वाले हैं। जिन बच्चों को इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर में करने का आदत है, काइंडली वो अपने ही डिज़ायर जो भी हमारा अपना खुद का वे है उसमें करें। अगर आप में से किसी को इनपुट स्ट्रीम रीडर या बफर रीडर के थ्रू प्रोग्रामिंग नहीं करने आता है तो उसके एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, काइंडली उस वीडियो को आप देखें, आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। तो किसी भी पैकेज को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले उसे इंपोर्ट करना होता है, और इंपोर्ट करने के लिए यानी कि कॉल करने के लिए आपको लिखना होगा import java.util जो कि मेरा पैकेज है .scanner जो कि मेरा क्लास का नाम है। कभी कभी हम स्कैनर के जगह पर ये एस्ट्रिक मार्क्स भी देखते हैं, जो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एस्ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो भी आपका वही काम होगा जो आप स्कैनर लिख करके कर रहे हो। ऑलराइट, इसे करने के बाद हमें करना है क्लास क्रिएट। सो क्लास ग्रेड, एंड इसके बाद हम कर लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहां पर लिख लेना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके बाद स्ट्रिंग args, एंड इसके बाद हमें कर लेना है स्कैनर क्लास जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यूटिल पैकेज का, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है न्यू स्कैनर, और इसके अंदर में लिखना होता है system.in। ऑलराइट, अब मुझे जो इसमें यूज़ होने वाला वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे कि हमें यूज़ होने वाला है फिजिक्स के मार्क्स के लिए P, केमिस्ट्री के लिए C और बायोलॉजी के लिए B। ये तीनों मार्क्स के लिए है, और एक नेम इंटर करना है, इसीलिए हम ले लेंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल स्ट्रिंग नेम हमने ये ले लिया। और दूसरी बात ग्रेड, तो ग्रेड भी हमें लेना है एज अ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, ग्रेड ले लेना है। ऑलराइट, और मैं इससे परसेंटेज भी निकालना चाहूँगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो कि डबल टाइप का होगा, डबल PER। तो परसेंटेज निकाले या एवरेज निकाले बात वही है। अगर आप AVG नाम का वेरिएबल लेते हो तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो हमने इन सारे वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर लिया है, ठीक है। अब हमारा काम यह है कि इन वेरिएबल्स के अंदर में वैल्यूज को स्टोर करना है। तो system.out.println, सबसे पहले आपको एक मैसेज डिस्प्ले हमेशा करना होता है ताकि यूजर को समझ में आए कि आप क्या एक्चुअल में इंटर करवाने चाहते हैं। तो इंटर नेम, ऑलराइट, नाम इंटर करवाने के लिए बोला गया है। मैं आपको हमेशा देखना मेरे प्रोग्रामिंग में मैं एक कुछ डिफरेंट चीज़ यूज़ करता हूँ हमेशा, और वो डिफरेंट चीज़ ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं करता हूँ उसको इस्तेमाल। ऐसा इसलिए है ताकि आपको उसमें देखने में बेहतर लगता है और कुछ नहीं है। तो मैं इंटर नेम करने के बाद ये दोबारा लिखता हूँ। इसको लिखने का फ़ायदा क्या है वो आपको प्रोग्रामिंग रन करते समय दिख जाएगा। system.out.print, ऑलराइट, तो हमें नेम लेना है। तो नेम के लिए हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ऑलराइट, ठीक, एंड इसके बाद माफ करिएगा, ओके, तो नाम तो हमने इंटर करवा लिया, और नाम इंटर करवाने के बाद हमारा काम ये बचा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स इंटर कराने हैं। तो उसके लिए अगेन मैं एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, और मैसेज के लिए मैं कुछ ऐसा इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा इंटर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो मार्क्स है दैट इज फिजिक्स। सो मैं सबसे पहले लिखता हूं फिजिक्स, एंड इसके बाद फिजिक्स के लिए मैंने P लिया है, P इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। ऑलराइट, तो ये हो गया फिजिक्स के लिए, और मैं इन दोनों लाइन को कॉपी कर लूंगा ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए।
और अगेन मैं यहाँ लिखूँगा इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरा केमिस्ट्री, ऑलराइट, और केमिस्ट्री के लिए मैंने सी लिया है। अगेन मैं सेम मैसेज डिस्प्ले करूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं बायोलॉजी। मैं अगेन कहता हूँ ये लाइंस जो मैं लिख रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये नहीं करोगे आप तो भी आपका काम होगा, लेकिन ये करते क्यों हैं इसके बारे में आपको इस प्रोग्रामिंग के लास्ट में जब इसको रन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद करना है आपको एवरेज फाइंड। तो एवरेज फाइंड करने के लिए आपको करना है फिजिक्स का मार्क्स प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स प्लस बायोलॉजी का मार्क्स होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं इसलिए डिवाइड बाय 3। ऑलराइट, तो ये तो हमने एवरेज निकाल लिया। अब इस एवरेज के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है हमारा ग्रेड कैसा होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास कुछ कंडीशन से आपको याद होगा, आप कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट डाउन किए हो तो वीडियो को बैक करके देखें और फिर उनको कॉपी में उतार लें ताकि आपको सुविधा हो उस कंडीशंस को देखने में। तो पहला कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एवरेज 80% से ज़्यादा या 80% होता है तो उसे डिस्टिंक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। तो इफ़ ABJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, परसेंटेज का साइन यहाँ नहीं देना है क्योंकि जावा में परसेंटेज का साइन का इस्तेमाल किसी और पर्पज से होता है। तो अगर आप यहाँ परसेंटेज का साइन देते हो तो ये आपको एरर डिक्लेयर करेगा। ऑलराइट, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं देना है। तो अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 80% से ज़्यादा होता है तो वहाँ डिक्लेयर क्या करना चाहिए, ग्रेड हमने लिया है, ग्रेड नाम का वेरिएबल लिया हमने, तो इस ग्रेड के अंदर में क्या स्टोर हो जाएगा, ग्रेड के अंदर स्टोर हो जाएगा डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन। ऑलराइट, फाइन। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर किसी का एवरेज 80% से ज़्यादा नहीं है, उस केस में क्या होगा, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एल्स इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम सिंपली इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ABG यानी कि एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कंडीशन आप देख लीजिएगा एक बार, एंड एवरेज इज लेस देन 80, इस केस में क्या होगा। तो इस केस के लिए ग्रेड हमारा है फर्स्ट डिवीजन का। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसके कंडीशंस को देख लें एक बार, जो कि मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करते रहे बता दिया था। फर्स्ट डिवीजन, ऑलराइट। और ये करने के बाद मैं यहां से ये 2 लाइन कॉपी कर लूंगा क्योंकि ये दोनों लाइन बहुत बार यूज होने वाला है। पेस्ट कर देता हूं, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45% एंड एवरेज इज लेस देन 60%, तो उस केस में यहाँ सेकंड डिवीजन डिक्लेयर होना चाहिए। एंड अगेन मैं इसे दोबारा से यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा आपका, अगर किसी का परसेंटेज 40 से ज़्यादा है बट उसका एवरेज जो है वो 45 से कम है, तो वो ओनली पास कहलाएगा, कोई डिवीजन उसे नहीं मिलेगा, पास। एंड द लास्ट कंडीशन, द लास्ट कंडीशन इज इफ एवरेज जो है वो 40 से भी कम है किसी का, तो उसे ग्रेड में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो फेल कहलाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने सारे कंडीशन को चेक कर लिया। अब जो भी कंडीशन ट्रू होगा उसके हिसाब से ग्रेड के अंदर में डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ग्रेड के अंदर में ये डेटा आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ग्रेड के अंदर में ये डेटा आएगा। इस तरह से हर एक कंडीशन के ट्रू होने पर ग्रेड के अंदर में अलग अलग डेटा स्टोर होते जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन सारे कंडीशंस में कोई भी एक ही कंडीशन जो है वो होगा ट्रू, क्योंकि सारे कंडीशंस एक बार में ट्रू तो नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। ऑलराइट, अब इसके बाद काम आता है डिक्लेयर करने का, मेरा मतलब है डिस्प्ले करने का। तो उसके लिए हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आफ्टर दैट नेम, राइट, नेम इज इक्वल टू प्लस नेम। ऑलराइट, और मैं इसे कर लूंगा कॉपी।
तो कॉपी करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ, अब नेक्स्ट लाइन में पेस्ट एंड एवरेज मार्क्स, तो मैं यहाँ पर एवरेज मार्क्स को कर दूंगा प्रिंट, एवरेज मार्क्स जो कि avg नाम का वेरिएबल के अंदर में है स्टोर, avg। आफ्टर दैट यहाँ हम लोग कर देंगे उसके ग्रेड को प्रिंट, ग्रेड इज इक्वल टू, किसके अंदर हमने ग्रेड स्टोर किया है, तो ग्रेड नाम का वेरिएबल लिया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग हो गया, जिसमें हमने एक स्टूडेंट का नाम एंटर कराया है और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, और उसका फिर हमने निकाला है एवरेज, यहाँ हमने एवरेज कैलकुलेट किया है, और फिर हमने अलग अलग कंडीशंस डाल के एवरेज को चेक किया कि उसका एवरेज किससे ज़्यादा है या किसके बीच में है। ऑलराइट, तो यहां पर हमने एक एरर बता रहा है। क्या एरर है, देखो ये जो वेरिएबल है ग्रेड, ये इनिशियलाइज्ड नहीं है। इनिशियलाइज्ड मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करना होता है, तो ग्रेड को डिफॉल्ट वैल्यू से आपको करना होगा इनिशियलाइज, तो वो कुछ ऐसा इनिशियलाइज कर देना है आपको। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। ऑलराइट, अब कंपाइल करते हैं तो कोई भी एरर नहीं रहेगा। ऑलराइट, अब इसे कर लेते हैं हम लोग रन। फाइन, तो ये मेरा क्लास है, राइट क्लिक करते हैं और void main string args, यही मेरा मेन मेथड है। चलिए इसे करते हैं रन एंड करते हैं ओके। शो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंटर नेम, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। और देखें जो मैंने लिखा था नेम नाम का एक मैसेज, तो अब मैं अगर किसी का नाम लिखता हूँ, सपोज अमित कुमार लिखता हूँ, तो वो अमित कुमार देखें इस नाम के पास दिखेगा आपको, तो आप एज ए यूज़र ये समझ पाओगे कि हाँ मैंने नाम एंटर कर लिया है। उसके बाद देखिए अगेन एक मैसेज आया है इंटर मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके बाद देखो ये मेरा मैसेज आ रहा है फिजिक्स, तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि 87 लिखता हूँ, तो देखो वो 87 जस्ट फिजिक्स के बगल में आता है। अगर मैं लिखता हूँ 90, तो देखो वो केमिस्ट्री के मार्क्स से बगल में आता है, बिल्कुल सामने। अगर मैं 76 एंटर करता हूँ, तो वो बिल्कुल बायोलॉजी के मार्क्स के करीब आएगा। तो इससे एक आपको समझने में सुविधा होती है कि आप जो मार्क्स एंटर किए हो वो सच में उस वेरिएबल के अंदर में गया है कि नहीं। बस ये आपके इमेजिनेशन के लिए है, जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली जब सारा कैलकुलेशन हो गया तो डिस्प्ले हो गया अमित कुमार नाम है, एवरेज मार्क्स आया है 84%, ग्रेड उसका डिस्टिंक्शन होगा। ऑलराइट, आई होप ये प्रोग्रामिंग आपको समझ में आया होगा। आपका टास्क ये है, मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ कि आप घर में ये जो मैंने हर एक बार इफ़ का यूज़ किया है, आप इसमें एल्स इफ़ का यूज़ करके बना कर देखिएगा, एल्स इफ़ का यूज़ करके कि क्या होता है, क्या कोई फ़र्क आपको समझ में आता है। क्या एल्स इफ़ और सिंपल जिस तरह से मैंने किया है उस तरह से करने में कोई भी फ़र्क है क्या, कोई भी डिफरेंस है? अगर होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो देख लेते हैं आज का होमवर्क। ये तो आपका टास्क था जो इसी क्वेश्चन में है, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस होमवर्क को ईमानदारी से बिना चीटिंग के अगले क्लास में कमेंट में मुझे बताओगे कि हाँ सर मेरा जो होमवर्क आपने दिया था वो कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। उस ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं कि सर मैंने बना लिया है और ये मेरा होमवर्क है। मैं डेफिनेटली आपके उस ईमेल का वेट करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर प्रीशियस ईमेल। राइट, तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क हमारा कुछ ऐसा है, देखें। द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल for the consumers according to the units consumed per month as per the given tariff। मतलब इसका यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी भी स्टेट का वो किसी भी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया गया जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको बिल भेजता है पर मंथ। कितना यूनिट कंज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग बिल पर मंथ भेजा जाता है। तो उस बिल के कैलकुलेट करने का जो कंडीशन है वो क्या है, अगर कोई कंज्यूमर 100 यूनिट तक कंज्यूम करता है तो उसे 1.80 रुपीज पर यूनिट का चार्ज किया जाता है।
अगर कोई यूज़र 100 यूनिट से ज़्यादा और 300 यूनिट तक यूज़ करता है तो उसे 2 रुपया यानी कि 2 रुपीज़ 30 पैसा पर यूनिट चार्ज किया जाएगा। अगर कोई कंज्यूमर 300 यूनिट से 500 यूनिट तक इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करता है तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उससे 2 रुपीज़ 80 पैसे पर यूनिट चार्ज करेगा। और अगर कोई कंज्यूमर 500 यूनिट से भी ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो उसे 3 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट माफ करिएगा चार्जेस देने होंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। अब इसे में इस प्रोग्रामिंग में एक्सेप्ट करना क्या है वो देख लें। राइट प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का नाम एंटर करना है और कंज्यूमर नंबर। आप कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे हो तो उसमें कंज्यूमर नेम के साथ साथ कंज्यूमर नंबर भी लिखा रहता है, तो कंज्यूमर नंबर एंटर करना है। मंथ एंटर करना है कि किस मंथ या कितने मंथ के लिए आप बिल भेज रहे हो या बिल दोगे आप, या फिर आपके पास कितना महीने का बिल आया है। एंड यूनिट कंज्यूम, और कितना यूनिट कंज्यूम किए हो, ये सारी चीज़ों को आपको करना है एंटर। और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ ऑल डिटेल्स। ऑल डिटेल्स का मतलब जो आप इंटर किए हो, यानी कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नंबर, मंथ, यूनिट और लास्ट में जो कैलकुलेट होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सबको एक साथ आपको अल्टीमेटली लास्ट में प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट भी है। अगर आपसे बने तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ना बने तो भी आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जिससे मैं आपको इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करके अगले वीडियो में बता सकूं। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।